नमस्कार। आज़ादी के ठीक बाद भारत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था कि भाई कौन सा रास्ता चुने। हाँ, क्योंकि दुनिया में कई नए नए आजाद देश थे उस वक्त और बहुत से देश वो तानाशाही या फौजी हुकूमत की तरफ जा रहे थे। बिल्कुल, लेकिन भारत ने एक मुश्किल रास्ता चुना, लोकतंत्र का। क्यों? शायद इसलिए कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो राजनीति को समस्या नहीं मानते थे। हाँ, बल्कि समस्याओं का हल मानते थे, एक जरिया मानते थे। और ये सिर्फ कोई हवाई फैसला नहीं था, बल्कि जमीनी हकीकत को देखते हुए लिया गया था। संविधान लागू हो गया था जी, तो जरूरी था कि देश को जल्दी से जल्दी एक चुनी हुई सरकार मिले। बिल्कुल, अंतरिम सरकार की जगह एक चुनी हुई सरकार। तो आज हम इसी शुरुआती दौर की पड़ताल कर रहे हैं, भारतीय चुनावी राजनीति का पहला दशक। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की नींव रखी गई, कैसे कांग्रेस का दबदबा बना और हाँ, विपक्ष ने कैसे अपनी जगह बनानी शुरू की। तो मकसद यही है कि भारतीय लोकतंत्र की जो शुरुआती जड़ें हैं उनको समझा जाए, उस दौर का माहौल कैसा था। चलिए तो शुरुआत करते हैं उस पहले आम चुनाव से। हाँ, इसे अक्सर महान भारतीय चुनावी प्रयोग भी कहा जाता है। हाँ, जनवरी 1950 में चुनाव आयोग बना। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। लेकिन ये काम आसान नहीं था। जरा सोचिए, 17 करोड़ मतदाता। हाँ, 17 करोड़, और उनमें से ज्यादातर करीब 85% पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। बाप रे! और चुनने कितने थे? 3200 विधायक और करीब 489 लोकसभा सांसद। बिल्कुल, ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, चुनौतियां तो और भी गजब की थी। जैसे पहली बार जब वोटर लिस्ट बनी तो पता चला कि करीब 40 लाख महिलाओं के नाम ही दर्ज नहीं थे। क्या? नाम दर्ज नहीं थे? नाम की जगह लिखा था फलां की बीवी या फलां की बेटी। अरे! हाँ, तो चुनाव आयोग ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा या तो नाम ठीक करके लाइए या फिर ये नाम लिस्ट से हटेंगे। अच्छा, ये उस वक्त की सामाजिक सोच तो दिखाता ही है, पर चुनाव आयोग की हिम्मत भी दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, दृढ़ता थी। और वोट डालने का तरीका, वो भी तो बड़ा अनोखा था। हाँ, वो तो कमाली था। हर उम्मीदवार के लिए एक अलग बक्सा होता था, स्टील का, और उस पे उसका चुनाव चिन्ह बना होता था। जी, मतदाता को एक खाली पर्ची मिलती थी जिसे वो अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले बक्से में डाल देते थे। और इसके लिए करीब 20 लाख स्टील के बक्से इस्तेमाल हुए। हाँ, 20 लाख। जरा सोचिए उस तैयारी को। एक चुनाव अधिकारी ने बाद में लिखा भी है कि हर बक्से पर उम्मीदवार का नाम लिखना, हिंदी, उर्दू, पंजाबी में, फिर चिन्ह चिपकाना, नंबर डालना, घंटों लग जाते थे एक एक बक्से में। लेकिन ये प्रयोग जरूरी था, इसी से शुरुआत हुई। हाँ, बाद में मोहर वाले मतपत्र आए, फिर ईवीएम आई, लेकिन शुरुआत ऐसे हुई। उस वक्त दुनिया भर में बड़ा शक था इस चुनाव को लेकर। एक भारतीय संपादक ने तो इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कह दिया था। हाँ, और कोई अंग्रेज अफसर था, उसने मजाक उड़ाया था कि ये लाखों अनपढ़ लोगों के वोट डलवाने का बेतुका नाटक है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने चेताया था कि ये जो भक्ति या व्यक्ति पूजा है राजनीति में, ये लोकतंत्र को तानाशाही की तरफ ले जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक महीनों तक ये चुनाव चला। हाँ, और इसने सबको गलत साबित कर दिया। आधे से ज्यादा वोटरों ने वोट डाला। कमाल है। और सबसे बड़ी बात, हारने वालों ने भी नतीजों को स्वीकार किया। ये दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर बन गया। इसने साबित कर दिया कि भाई लोकतंत्र सिर्फ अमीर और पढ़े लिखे देशों का ही हक नहीं है। बिल्कुल, गरीबी या अशिक्षा के बावजूद लोकतंत्र चल सकता है, सफल हो सकता है। चलिए अब आते हैं नतीजों पर, और उस दौर पर जिसे कांग्रेस प्रणाली या एक दल के प्रभुत्व का युग कहा गया। पहले चुनाव में कांग्रेस की जीत तो लगभग तय मानी जा रही थी, है ना? हाँ, वो तो तय ही था। कारण भी साफ थे। एक तो आजादी की लड़ाई की विरासत उनके साथ थी। हाँ, सबसे बड़ा कारण तो वही था। फिर उनका संगठन पूरे देश में फैला हुआ था, गांव-गांव तक। और सबसे बड़ी बात, जवाहरलाल नेहरू जैसा करिश्माई और लोकप्रिय नेता था उनके पास। हाँ, नेहरू का कद तो बहुत बड़ा था उस समय। तो चुनावी दौड़ में वो बाकियों से मीलों आगे थे, कह सकते हैं। नतीजों ने फिर भी शायद कुछ लोगों को चौंकाया होगा। लोकसभा की 489 सीटों में से 364 कांग्रेस को मिली। जी हाँ, भारी बहुमत। और दूसरे नंबर पर कौन रहा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सिर्फ 16 सीटों के साथ। सिर्फ 16। और राज्यों में भी लगभग यही कहानी थी। हाँ, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस का ही दबदबा रहा।
कुछ अपवाद थे, जैसे त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास, उड़ीसा। वहां शुरू में बहुमत नहीं मिला, अच्छा। पर बाद में वहां भी जोड़ तोड़ करके या दोबारा चुनाव से कांग्रेस ने सरकार बना ली, तो करीब करीब पूरे देश पर कांग्रेस का शासन हो गया। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। और ये सिलसिला फिर अगले 2 चुनावों में भी चला, 1957 और 1962 में। बिल्कुल, कांग्रेस लोकसभा में लगभग 3/4 सीटें जीतती रही। लेकिन क्या ये सिर्फ लोकप्रियता और संगठन का ही नतीजा था? हमारे स्रोत बताते हैं कि हमारी चुनाव प्रणाली यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP, उसका भी इसमें बड़ा हाथ था। ये कैसे काम करता है, जरा समझाएंगे? हाँ, FPTP का मतलब है कि जिस उम्मीदवार को अपने चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, हाँ। बस वो जीत जाता है। चाहे उसे 50% से कम ही वोट क्यों न मिले हो। हाँ, चाहे उसे 30% ही मिले हो, लेकिन बाकी सबसे ज्यादा हो तो वो जीत गया। अब पार्टियों के स्तर पर इसका असर देखिए। हाँ, जिस पार्टी को दूसरों से थोड़े से ज्यादा वोट मिलते हैं ना, उसे सीटों के मामले में बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है, अनुपात से कई ज्यादा सीटें। अच्छा, जैसे 1952 में कांग्रेस को वोट मिले थे 45% के करीब। हाँ, 45% वोट। लेकिन सीटें मिली 74%। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए, सोशलिस्ट पार्टी, उसे वोट मिले 10% से ज्यादा, जो कम नहीं थे। हाँ, 10% तो काफी है। पर सीटें मिली 3% से भी कम। अरे, तो ये कैसे हुआ? हुआ ये कि जो कांग्रेस के खिलाफ वोट थे वो कई पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों में बंट गए। हर पार्टी को थोड़े थोड़े वोट मिले। अच्छा, वोट बट गए। हाँ, और FPTP सिस्टम में इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। वो कम वोट प्रतिशत पर भी बहुत ज्यादा सीटें जीत गईं। समझ गया। तो ये सिस्टम भी कांग्रेस के दबदबे का एक कारण था। एक महत्वपूर्ण कारण था। हाँ, कांग्रेस के इस दबदबे का एक और पहलू था, जो स्रोत बताते हैं, उसकी अपनी प्रकृति। उसे एक सामाजिक गठबंधन कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं थी, वो एक मंच जैसी थी, एक छाते जैसी थी। छाते जैसी। हाँ, जिसके नीचे समाज के लगभग हर तबके के लोग जमा थे। किसान भी, उद्योगपति भी, शहर वाले भी, गांव वाले भी, मजदूर भी, मालिक भी, ऊंची जाति वाले भी, नीची जाति वाले भी, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग। बाप रे, मतलब पूरे भारत की विविधता उसमें समाई हुई थी। हाँ, बिल्कुल, भारत की विविधता का एक इंद्रधनुषी प्रतिबिंब कह सकते हैं। और साथ ही उसे एक वैचारिक गठबंधन भी कहा गया है। जी हाँ, यानी उसमें सिर्फ अलग अलग सामाजिक समूह ही नहीं थे, बल्कि अलग अलग विचारधारा वाले लोग भी थे। अच्छा। कोई क्रांतिकारी सोच वाला था तो कोई शांतिवादी, कोई रूढ़िवादी था तो कोई गर्मपंथी, कोई दक्षिणपंथी सोच रखता था, कोई वामपंथी, कोई बीच का रास्ता अपनाता था। सब एक ही काटी में। हाँ, रजनी कोठारी ने लिखा भी है कि पटेल कांग्रेस को एकदम अनुशासित कैडर बेस पार्टी बनाना चाहते थे, जबकि गांधी उसे एक आंदोलन के रूप में देखते थे, सबके लिए खुला। शायद सरकार चलाने के लिए ये मिलीजुली प्रकृति ही ज्यादा कारगर रही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतनी सारी अलग अलग आवाजें, अलग अलग सोच, अलग अलग हित, इससे पार्टी चलाना मुश्किल नहीं होता होगा? झगड़े नहीं होते होंगे? होते थे, बिल्कुल होते थे, लेकिन यही तो कांग्रेस की खासियत थी। हाँ। या कहिए कि कांग्रेस प्रणाली की खासियत थी। वो क्या? उसने इन अंदरूनी मतभेदों और झगड़ों को, महत्वाकांक्षाओं को अपनी ताकत बना लिया। पार्टी के अंदर ही अलग अलग सोच वाले नेताओं और समूहों को, जिन्हें गुट कहा गया, गुड फैक्शंस, हाँ, उन्हें आपस में मुकाबला करने, प्रतिस्पर्धा करने की जगह दी। आप सोचिए, जैसे एक बड़ा संयुक्त परिवार होता है ना, हाँ। उसमें अलग अलग राय रखने वाले सदस्य होते हैं, कभी कभी मनमुटाव भी होता है, लेकिन रहते सब एक साथ हैं, कुछ वैसा ही। तो ये गुटबाजी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन गई। हाँ, एक तरह से, क्योंकि इससे नेताओं को पार्टी छोड़कर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। वो अंदर रहकर ही अपनी बात मनवाने के लिए या सत्ता में हिस्सेदारी पाने के लिए संघर्ष करते थे। अच्छा। अगर कोई समूह सरकार की किसी नीति से नाखुश है तो वो पार्टी के अंदर ही दूसरे समूह से मुकाबला करके उसे बदलने की कोशिश करता। इसी को रजनी कोठारी ने कांग्रेस प्रणाली कहा। मतलब कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी भी थी और एक तरह से विपक्ष भी, क्योंकि असली मुकाबला तो पार्टी के भीतर ही चल रहा था। बिल्कुल सही समझे आप। और बाहर की जो विपक्षी पार्टियां थीं, वो भी कांग्रेस के अंदर के इन गुटों को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है भारतीय राजनीति को समझने का। हाँ, ये उस दौर की सच्चाई थी। लेकिन इस एक छत्र राज में, इस कांग्रेस प्रणाली में एक बड़ी दरार भी तो आई थी 1957 में केरला में। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। केरला विधानसभा चुनाव हुए 1957 में
और वहां कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया और सरकार बना ली। और ये दुनिया में पहली बार हुआ था ना कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक चुनाव जीत कर सत्ता में आई हो। जी हाँ, ये पहली बार था। ईएमएस नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने। पर यह मामला फिर काफी विवादों में घिर गया। कांग्रेस जो वहां सत्ता से बाहर हो गई थी, उसने चुनी ही सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। हाँ, उसे विमुक्ति संघर्ष या लिबरेशन स्ट्रगल कहा गया। और कम्युनिस्टों का आरोप था कि ये आंदोलन निहित स्वार्थी तत्व और धार्मिक संगठन चला रहे हैं। जी, और तनाव बढ़ता गया। आखिरकार 1959 में केंद्र में जो नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी, उसने संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया। आर्टिकल 356, ये तो वो है जिससे केंद्र राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान। तो केंद्र ने इसी का इस्तेमाल करके केरल की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। अरे हाँ, सिर्फ 2 साल में। हाँ, सिर्फ 2 साल चली वो सरकार। इस फैसले की बहुत आलोचना हुई उस वक्त भी और बाद में भी। इसे अक्सर केंद्र द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। सही कहा। ये घटना दिखाती है कि कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर भले ही था, लेकिन उसमें भी टकराव थे, चुनौतियां थीं और सत्ता का खेल चल रहा था। तो कांग्रेस का दबदबा तो था, लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं, ऐसा नहीं कि विपक्ष था ही नहीं। उस दौर में कई और पार्टियां भी थीं। हाँ, बिल्कुल थीं, और ये बहुत जरूरी बात है। भले ही उन्हें लोकसभा या विधानसभाओं में सीटें बहुत कम मिलती हों। हाँ, नाम मात्र का प्रतिनिधित्व था, कह सकते हैं। लेकिन उनका होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी। इन विपक्षी दलों ने कांग्रेस की नीतियों की लगातार आलोचना की, कभी सैद्धांतिक आधार पर, कभी कॉन्क्रीट मुद्दों पर। इससे सत्ताधारी दल पर एक अंकुश बना रहा। मतलब उन्होंने लोकतंत्र को जीवंत रखा। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने बाद में देश की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाई। और एक बात और जो दिलचस्प है, शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के बीच एक तरह का आपसी सम्मान भी दिखता है। हाँ, ये भी सच है। जैसे नेहरू जी ने अपने पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया, जो उनके आलोचक थे। और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी शामिल किया था। जी हाँ, तो एक अलग तरह का माहौल था। चलिए तो कुछ प्रमुख विपक्षी दलों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। पहली है सोशलिस्ट पार्टी। हाँ, सोशलिस्ट पार्टी। इसकी जड़ें तो कांग्रेस के अंदर ही थीं। 1934 में कांग्रेस के अंदर ही कुछ युवा नेता थे जो चाहते थे कि कांग्रेस और ज्यादा रैडिकल और ज्यादा बराबरी पर आधारित नीतियां अपनाए। उन्होंने बनाई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सीएसपी। अच्छा, कांग्रेस के अंदर ही? हाँ, लेकिन 1948 में जब कांग्रेस ने तय किया कि पार्टी के अंदर अलग अलग समूह नहीं रहेंगे, तब ये लोग कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई। इनकी विचारधारा क्या थी? ये लोकतांत्रिक समाजवाद में यकीन रखते थे। इनका मानना था कि समाज में आर्थिक बराबरी होनी चाहिए, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से आए, तानाशाही से नहीं। और ये कांग्रेस की आलोचना क्यों करते थे? ये कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि वो पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है, किसानों और मजदूरों की अनदेखी कर रही है। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। 1955 में कांग्रेस ने खुद ही अपना लक्ष्य समाजवादी ढांचे का समाज घोषित कर दिया। हाँ, ये उनके लिए एक बड़ी दुविधा बन गई। अब वो कांग्रेस से अलग कैसे दिखें? उनकी अपनी पहचान का संकट आ गया। और शायद इसी वजह से पार्टी कई बार टूटी और जुड़ी भी। बिल्कुल। किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनी, फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी बनी, फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी बनी। बहुत बिखराव और जुड़ाव हुआ। लेकिन नेता बड़े बड़े थे इसमें। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव। हाँ, बहुत सम्मानित नेता थे। और आज की जो कई पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, जनता दल सेक्युलर जेडीएस, इन सब की विचारधारा की जड़ें कहीं न कहीं इसी सोशलिस्ट आंदोलन से जुड़ती हैं। सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। 1920 के दशक में ही इसके समूह बनने लगे थे। कुछ समय इन्होंने भी कांग्रेस के अंदर रहकर काम किया। अच्छा, ये भी? हाँ, 1935 से 1941 तक, फिर अलग हो गए। आज़ादी के बाद शुरू में इनका मानना था कि ये जो 1947 में आज़ादी मिली है, ये सच्ची आज़ादी नहीं है। तो फिर? तो इन्होंने तेलंगाना जैसे कुछ इलाकों में हिंसक किसान विद्रोह का रास्ता अपनाया। उन्हें लगा कि क्रांति से ही बदलाव आएगा। लेकिन वो रास्ता सफल नहीं हुआ। नहीं, सरकार ने उसे सख्ती से दबा दिया
और उन्हें जन समर्थन भी नहीं मिला। तो 1951 तक उन्होंने अपनी रणनीति बदली और कहा कि अब हम चुनावी रास्ते पर चलेंगे। और पहले ही चुनाव में, जैसा हमने पहले बात की, 16 सीटें जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई। हाँ, इनका मजबूत आधार था कुछ राज्यों में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल। और इनके प्रमुख नेता A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूदरीपाद, P.C. जोशी जैसे बड़े नेता थे। लेकिन बाद में 1964 में एक और बड़ा बदलाव आया। वो क्या? उस वक्त सोवियत संघ और चीन के बीच विचारधारा को लेकर मतभेद चल रहे थे। उसका असर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर भी पड़ा और वो दो हिस्सों में बंट गई, CPI और CPIM यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा, तो ये विभाजन 1964 में हुआ था। जी। और तीसरी प्रमुख विपक्षी पार्टी जिसका जिक्र है वो थी भारतीय जनसंघ। जी। हाँ, इसकी स्थापना 1951 में हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, जो पहले नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री थे। और इसकी जड़ें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा से जुड़ी थीं। जी हाँ, वैचारिक रूप से ये उनसे प्रेरणा लेती थीं। तो इसकी विचारधारा बाकी पार्टियों से कैसे अलग थी? ये एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर जोर देती थी। इनका मानना था कि भारत की राजनीति और आधुनिकता का आधार भारतीय संस्कृति और परंपराएं होनी चाहिए। और ये भारत और पाकिस्तान को फिर से मिलाकर अखंड भारत बनाने की बात करते थे। हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रबल समर्थक थे। अल्पसंख्यकों के बारे में क्या विचार थे? ये अल्पसंख्यकों को किसी भी तरह की रियायतें देने का विरोध करते थे। और एक और खास बात, जब 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया तो जनसंघ ने जोरदार मांग की कि भारत को भी अपने परमाणु हथियार बनाने चाहिए। अच्छा। लेकिन चुनावी राजनीति में ये 1950s के दशक में ज्यादा सफल नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1952 के चुनाव में सिर्फ 3 लोकसभा सीटें मिली, 1957 में 4। तो काफी हाशिए पर थे। इनका समर्थन कहाँ था ज्यादातर? इनका मुख्य समर्थन हिंदी भाषी राज्यों में था, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और वो भी ज्यादातर शहरी इलाकों में। और इसके प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अलावा दीनदयाल उपाध्याय, जिनका एकात्म मानववाद का दर्शन पार्टी के लिए बहुत अहम बना, और बलराज मधोक जैसे नेता थे। और आज की जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, वो अपनी जड़ें इसी जनसंघ में बताती है। जी हाँ, जनसंघ ही बाद में परिवर्तित होकर और दूसरी पार्टियों के विलय से बीजेपी बनी। तो ये थी वो मुख्य विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस के उस जबरदस्त दबदबे वाले दौर में भी अपनी आवाज उठा रही थीं और लोकतांत्रिक बहस को जिंदा रखे हुए थीं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्र का एक साहसिक, एक हिम्मत भरा रास्ता चुना। हाँ, जब दुनिया में कई और रास्ते भी थे। पहला आम चुनाव एक बहुत बड़ा प्रयोग था, एक जुआ कहा गया, लेकिन वो सफल रहा। हाँ, और दुनिया के लिए मिसाल बना। फिर हमने कांग्रेस प्रणाली के अनोखे चरित्र को समझा, कैसे वो एक विशाल सामाजिक और वैचारिक गठबंधन थी, जिसमें अंदरूनी गुटबाजी या खींचतान उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन गई। और इसी के दम पर उसने दशकों तक भारतीय राजनीति पर अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन हमने ये भी समझा कि इस दबदबे के बावजूद जो शुरुआती विपक्षी दल थे, चाहे वो समाजवादी हों, कम्युनिस्ट हों या जनसंघी हों, उनका होना कितना जरूरी था। हाँ, उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को जिंदा रखने में, उसे दिशा देने में और सत्ता पर अंकुश रखने में अहम भूमिका निभाई। और स्रोत ये साफ करते हैं कि कांग्रेस का ये प्रभुत्व कोई हमेशा रहने वाली चीज नहीं थी। ये एक दौर था। जैसे जैसे कांग्रेस की वो क्षमता कम होती गई ना, कि वो हर तरह के हितों को, हर तरह की आकांक्षाओं को अपने अंदर समेट सके, वैसे वैसे दूसरी राजनीतिक पार्टियों का महत्व बढ़ने लगा और उसी ने भारतीय राजनीति के अगले चरणों की नींव रखी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, हाँ, आज की राजनीति को अगर हम देखें तो क्या कांग्रेस प्रणाली के कुछ तत्व, जैसे अलग अलग विचारधाराओं और हितों को एक ही मंच पर लाने की कोशिश करना या पार्टी के अंदर की खींचतान को संभालना, क्या ये चीजें आज भी किसी रूप में प्रासंगिक लगती हैं? या आपको लगता है कि पिछले 70 सालों में राजनीति का मिजाज, उसकी प्रकृति पूरी तरह से बदल चुकी है? इस पर सोचा जा सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।